Welcome to all of you in my today's session for class 8 SST chapter 4, in which we are discussing over the chapter minerals and power resources. After having the successful completion of conventional energy sources, in which we discussed about coal, petroleum and natural gas in my previous session, up to my previous session, today I am in front of you to discuss about the hydel power. No need to worry at all. हाइडल पावर मैं एकदम बिल्कुल सरल भाषा में बताता हूँ. हाइडल पावर इज जनरेटेड फ्रॉम रनिंग वाटर. हाइडल पावर मतलब क्या है? जल के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा. जल के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा. आपके दिमाग में बिल्कुल ही सरलता के साथ यह बातें आ गई होंगी. लाइक जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइडल पावर इन विच वी कैन reserve lot of waters, and we will just at the time of the production of electricity or power generation, we will free them for the movement from the upward side to the lower side, and in the lower side we are using a turbine which is adjoined with the shaft and with a blade. And when the water falls on the blade, आप पंखे का ब्लेड देखते होंगे, पानी दिए तो क्या हुआ? The blade starts moving. The blade starts moving. That one causes for the movement in the shaft, and when the movement in the shaft starts, then the power generation is going to become start. So this one is the concept behind the tidal power, and by the picture of page number 29 lower side right hand area, you can easily see the concept that how with the help of dams in which they contain water, whenever they freed the water to move from upward side to the downward side, where the concept of turbine with power plant is present, how they start working over them. And after having the discussion of power plant, the hydel power, we have to move toward the nuclear energy. So definitely it's the fact what you have to keep it in your mind, that in current scenario it's also very good source of energy. आप भारत में कई परमाणु केंद्र हैं, ऊर्जा केंद्र हैं, जहां से आप सुनते होंगे कि देखो भाई एटॉमिक एनर्जी जो होता है ना, परमाणु बम जो होता है यूरेनियम से बनता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि यूरेनियम का यूज सिर्फ परमाणु बम बनाने में ही होता है, या परमाणु बम का यूज जो है वह सिर्फ मार धाड़ और एक्शन से भरपूर होता है. नहीं, इसके एक्चुअली व्हेन अल्फ्रेड नोबेल डिस्कवर्ड डायनामाइट, जब उन्होंने परमाणु वगैरह की खोज की जिस पर परमाणु बम बना, उनका खोज ये नहीं था कि क्या बमों में इस्तेमाल होगा, युद्ध में इस्तेमाल होगा. उनका खोज था कि एक ऊर्जा का नया स्रोत मैं ला रहा हूं जिससे ऊर्जा उत्पन्न हो. अब चीजें एक हैं, मोबाइल है तो मोबाइल से ही परस्पर समझो. मोबाइल से आप कहीं घर से जा रहे हो, कहीं कोई अप्रिय घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, तो भी मोबाइल का यूज कर आप अपने पेरेंट्स को एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो. लेकिन उसी मोबाइल का यूज लोग कार्टून देखने में करते हैं, यूट्यूब देखने में करते हैं. अब यूट्यूब भी देखने में किए तो एक एजुकेशनल चैनल देख रहा है, एक फिल्म देख रहे हैं, गोल्ड माइन पे देख रहे हैं. सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन अस दैट हाउ वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज. सो जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो आज दुनिया के कई देशों के द्वारा व्यवहार में लाई जा रही है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, एज वेल एज यूके, यूएसए, जापान, जर्मनी, रसिया, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन. ये बड़े बड़े देश, मतलब ये वह देश हैं जो बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर एनर्जी से अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं. और अब भारत भी जो है, पाकिस्तान, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया, ये सब भी जो हैं यह न्यूक्लियर पावर का कन्वेंशनल मेथड के तौर पे यूज करने के लिए सोच रहे हैं. सो दिस वन इज द सेगमेंट व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ नॉन कन्वेंशनल, अपारंपरिक. नॉन कन्वेंशनल मतलब सबसे पहला चीज, नॉन कन्वेंशनल अपारंपरिक, लेकिन बेनिफिट क्या है? अनलिमिटेड. अगर इसको आप व्यवहार करना सीख लेते हैं तो आप ऊर्जा का अक्षय स्रोत
से ऊर्जा प्राप्त करना सीख लेंगे, मतलब कभी खत्म नहीं हो। जैसे सोलर एनर्जी, क्या है भैया, सूरज खत्म होगा क्या? नहीं होगा। अगर सोलर एनर्जी से हम एनर्जी जनरेट करना सीख लें तो कभी हमें एनर्जी की कमी होगी क्या? नहीं होगी। तो सोलर एनर्जी में है क्या? प्लेट है, सूर्य की रोशनी पड़ेगी, सूर्य की रोशनी से ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसको रिजर्व किया जाएगा और उसको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल में लाया जाएगा। वी कैन यूज सोलर प्लांट्स इन एनी। अब बोलोगे सर ये सोलर एनर्जी कैसे गेट करें? हम सोलर प्लेट को छत पे लगा दें, हम सोलर प्लेट को बंजर नॉन फर्टाइल लैंड पर लगा दें, हम सोलर प्लेट को डेजर्ट में लगवा दें, हम सोलर प्लेट को पॉन्ड्स पे लगवा दें। आप कहीं भी खाली, मतलब जहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आवागमन नहीं है, उन जगहों को, निर्जन जगहों पे आप लगा के, जहाँ सूर्य की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो, सोलर एनर्जी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से विंड एनर्जी कितना अच्छा है। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ पेज नंबर 31 लेफ्ट हैंड साइड मिडिल सेगमेंट। और मैंने विंड एनर्जी प्रोडक्शन को देखा है एक्चुअली व्हेन आई विजिटेड टू बालाजी तिरुपति। अगर आप किसी को भी घूमने का मौका मिले और आप तिरुपति जाते हैं तो आप वहाँ देखेंगे कि बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ चलती रहती हैं एंड विथ द हेल्प ऑफ द फ्लो ऑफ द, हवा तो बहेगी, अभी यास तूफान आया और गया, तो हवा की गति बहुत ज़्यादा हो गई, वो तूफान बन गया, आंधी हो गई, कम है तो ऊर्जा का स्रोत है। अब वो ब्लेड घूमेगा, ब्लेड से क्या है, वो शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट से टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। यह उन सभी जगहों पर लगाया जा सकता है जहां सामान्यतः इसमें ध्यान देना है कि विंड एनर्जी के लिए जो विंड मिल्स होते हैं वे वैसे जगह पर लगाए जाने चाहिए जहां सामान्यतः हवा एक अच्छी गति में बहे और जहां मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हवा एक ही दिशा में बहे, ताकि उसी हिसाब से विंड मिल को लगाया जाए और उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सके। एंड विंड मिल्स के लिए आपको याद रखना है जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन, चाइना, यूके, यूएसए, these are the famous or major countries. Those are also using windmills for the generation of electricity. इस चीज को आपको याद रखना। अभी भारत में चल रहा है, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, कांस्टेंट फ्लो एक अच्छे स्पीड में एंड इन वन डायरेक्शन, मतलब जहां सामान्यतः एक दिशा में हवा ज्यादा बहे, क्योंकि अगर कभी पूरब से, कभी पश्चिम से, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से, तो विंड मिल का लोकेशन सही नहीं हो पाएगा और हवा विंड मिल जो है घूमेगा नहीं प्लेट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तीसरा, जियोथर्मल एनर्जी। ये जियोथर्मल एनर्जी मतलब क्या है कि धरती के अंदर जो ऊर्जा है, गर्मी है, उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। This energy is derived from hot springs and form the emission of dry and wet stream from the hot rock and Great Tear. USA and Iceland are the leaders in generating electricity from geothermal energy. भारत तो है नहीं, लेकिन अब आ रहा है। इटली, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, they are still trying, but geothermal means the heat of the inner side of the earth is going to be implemented for the generation of electricity or power is currently going to be used by two countries, USA and Iceland. बायोगैस के बारे में तो कहना नहीं है, बिंदुश्री पाठक जी को शत नमन है जिन्होंने बायोगैस की परिकल्पना को इस लेवल पे भारत में लाया कि हम सभी बायोगैस के उत्पादन के मतलब को समझते हैं कि जो हम लोगों का वेस्ट है उससे किस प्रकार से विद्युत उत्पन्न किया जा सके। एंड आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 95 एंड ऑल। एक समय था जब पटना में जो मशहूर बेली रोड है उसमें जितने भी वेपर लाइट लगे हुए थे, येलो कलर के बेली रोड के जितने भी वेपर लाइट थे उनको बायोगैस से ही उत्पन्न इलेक्ट्रिसिटी से जलाया जाता था। और यह इस बात को बताने के लिए काफी है कि हाउ फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स वी आर स्टिल यूजिंग the biogas as a resource of energy. Tidal energy मतलब खेल है, कॉन्सेप्ट समझ लो। टाइडल एनर्जी अब देखो, ये
समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे ये एक आकृति बना दी गई बड़ा सा, जिसके बीच में टरबाइन रख दिया गया, उससे जोड़ वोड़ दिया गया कि वो घूमेगा और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर लेगा। अभी जब पानी इधर है ज्यादा, ज्वार भाटा आता है तो पानी इधर ज्यादा है, ठीक है, तो ये पानी क्या होगा, अब इधर जाना चाहेगा, ये पानी क्या होगा, इधर जाना चाहेगा, तो अब ये क्या होगा, इसका मूवमेंट इधर जाने के लिए ये जो है इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगा। जब अब यह पानी इधर ज्यादा हो गया तो यह क्या होगा, इधर जाना जाएगा, तो ये इसको इधर घुमाएगा। तो यह जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ टरबाइन नियर बाई द सी एरियाज of the turbine which causes the generation of electricity is known as tidal energy। मतलब अगर जिधर ज्यादा है तो ज्यादा से कम होने के लिए, मान लीजिए कि ज्यादा से कम होने के लिए वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो जब इधर ज्यादा हो गया तो अब इधर आने के लिए वो क्लॉकवाइज घूमेगा। एंड ड्यू टू कंटिन्यूअस मूवमेंट इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ टरबाइन और शाफ्ट द इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड एंड दिस field or this one is known as tidal energy। So this one is the complete concept of the conventional and non-conventional source of energy। In my next session we will study about the conservation of minerals and energy resources। So no, what I am thinking that very few things I have to discuss, so today only I will try to complete chapter number 4, conservation of minerals and energy resources। अब इसको बताने का क्या जरूरत है, हाउ वी कैन कंजर्व, कंजर्व मतलब बचाना, कैसे बचाएंगे जो कन्वेंशनल सोर्स है, जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। तो सबसे पहली बात कि हमको कंजर्व किसको करना है, जो हमको कंजर्वेशन करना है वो कंजर्वेशन किसको करना है, कन्वेंशनल को कि नॉन कन्वेंशनल। तुम बोलोगे सर सोलर, विंड, बायोगैस, टाइडल ये तो है ही सर, तो इसको क्या हम लोग कंजर्वेशन करेंगे। इट मीन्स conservation of energy, it means we have to first of all think that we have to study the concept or implement the concept of the conservation of conventional energy। पहला तो चीज वो हो गया कि हम जो conventional resources है लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इससे जो एनर्जी का प्रोडक्शन है उसको अवॉइड करके नॉन कन्वेंशनल स्रोत पे जाएं। दूसरा चीज कि अगर ये चीजें मान लीजिए भैया पेट्रोल है, डीजल है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, देन डेफिनेटली इट्स आवर ड्यूटी। अब लाइक कहीं बाहर जा रहे हैं, गाड़ी है, कार है, कार 3 मिनट तक जाम है, चालू है, भी बंद कर दो, बचाओ, बिकॉज सच काइंड ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज नॉट गोइंग टू बी रीजनरेट इन वेरी इजी मैनर, सो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, सो इट्स योर ड्यूटी टू कंजर्व इट। सो फॉर दैट व्हाट स्टेप्स वी हैव टू फॉलो, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैंने कहा सीमित मात्रा में उसका यूज कीजिए। दूसरा सेलेक्टिव माइनिंग, जुडिशियस एंड सेलेक्टिव माइनिंग, सही बात है, अंधाधुंध नहीं करना है कि उत्पादन करेंगे खर्च करेंगे। यूजिंग इम्प्रूव्ड टेक्निक टू मिनिमाइज वेस्टेज, सही बात है। अभी जैसे मान लीजिए कि आपका गैस है, एक बहुत ही नॉर्मल सा चीज बताते हैं, गैस है, वो 2 बर्नर वाला गैस है भाई, तो अगर हमको खाना बनाना है तो गैस सप्लाई हो रहा है तो दोनों बर्नर को ऑन कर देंगे क्या, कि गैस तो आ ही रहा है निकलने, तो नहीं, ये सिम्टम है ना कि भाई जिस पे काम नहीं हो रहा है उसको बंद कर दो, जिस पे काम नहीं हो रहा है उसको बंद कर दो ना। तो यही कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों को ये समझना होगा कि हम लोग उस स्रोत को समझें, उस रास्ते को समझें कि उसके निष्कासन में मिनिमम वेस्टेज हो। मैंने आपको वो नेचुरल गैस वाला बताया था ना, पहले क्या होता था, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस साथ मिल रहा है तो एक खोल करके छोड़ दिया गया, वो गैस निकल रहा है। नहीं, वी हैव टू अवॉइड द वेस्टेज ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन। जब हम उस चीज को प्राप्त कर रहे हैं तो उसका वेस्ट ज्यादा नहीं निकले, इस चीज को भी सोचना है। रिसाइकलिंग ऑफ द रिसोर्सेज मीन्स व्हाट, नॉन कन्वेंशनल पे आ जाओ, रिसाइकलिंग खुद ब खुद रिसोर्सेज का होगा। यूजिंग ऑल्टरनेटिव एंड इनएग्जिस्टेबल एनर्जी सोर्सेज, सही बात है, हमको ऑल्टरनेटिव मेथड के तरफ जाना है। एंड द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू यूजिंग चीपर एंड मोर अबंडेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ स्केयर मिनरल्स, एंड by the help of this we can able to conserve the resources whatever is going to be lost in coming up future।
देखो एक चीज़ समझ लो, किताब में नहीं लिखी हुई है, जो हम लोगों का यूसेज है, हम लोगों की 1-2 पीढ़ियों के बाद उनके पास एनर्जी के जो मेजर रिसोर्सेज पेट्रोलियम एंड ऑल हैं वो नहीं रहे। अभी के हालात में नए सेगमेंट नए टेक्निक से और रिसोर्सेज मिले अलग चीज़ है, लेकिन जो अभी है वो हम अपनी पीढ़ियों को नहीं देने जा रहे हैं। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू दैट आप अपने घर में भी बोलें कि जो बाहर जाते हैं तो वो गाड़ी का कम प्रयोग करें, अगर गाड़ी ट्रैफिक में खड़ी है तो उसको बंद रखें। आपको ऊर्जा के स्रोतों का कम से कम दुरुपयोग करना है। अब इसके बाद यू विल मेक द नोट्स एज वेल एज यू विल कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर एज वेल एज यू विल राइट ऑल द इम्पोर्टेंट